हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिस एक्ट was introduced by the British Parliament after the revolt of 1857 and the aim was to involve Indians in administration and it was a landmark in India's constitutional and political history। तो देखिए, 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि पूरे भारत को सिर्फ फोर्स के जरिए कंट्रोल करना मुश्किल होगा। उन्होंने सोचा कि अगर इंडियंस को गवर्नमेंट का पार्ट बनाने का नाटक किया जाए तो उनका रूल और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसी वजह से 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट को पास किया गया था। यह एक्ट ब्रिटिश रूल में एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज था जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने के लिए इंट्रोड्यूस्ड किया गया। आज हम इसके प्रोविजंस का मतलब और उसकी ज़रूरत को समझेंगे। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर द एक्ट। तो इस एक्ट का पहला प्रोविजन था बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इंडियंस वर इंक्लूडेड इन लॉ मेकिंग। वाइसरॉय नॉमिनेटेड सम इंडियंस टू हिज एक्सपेंडेड काउंसिल एंड इन 1862 लॉर्ड कैनिंग इंक्लूडेड द राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो इस एक्ट के जरिए पहली बार इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया गया। वाइसरॉय को पावर दी गई कि वो कुछ इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में नॉमिनेट करें। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को नॉमिनेट किया। यानी कि इस प्रोविज़न का मेजर गोल इंडियन को पॉलिटिक्स में शामिल करना नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल में रखना था। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस को लगे कि अब उनकी भी सुनी जा रही है, पर असली पावर अब भी ब्रिटिशर्स के हाथ में ही थी क्योंकि जो इंडियंस नॉमिनेट होते थे उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं था। तो चलिए अब समझते हैं ब्रिटिशर्स ने ये रिप्रेजेंटेशन देने का दिखावा क्यों किया। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश समझ गए कि अगर इंडियंस को पॉलिटिकल सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया तो उन्हें सप्रेस करना मुश्किल होगा। पब्लिक सपोर्ट लेने के लिए ये एक स्ट्रेटेजी थी। इस एक्ट का नेक्स्ट प्रोविजन था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो चलिए अब इसे देखते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। दे रिवर्स सेंट्रलाइजेशन ट्रेंड ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड इट लेटर लेड टू द फुल इंटरनल ऑटोनॉमी इन 1937। यानी कि ब्रिटिशर्स ने डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को दोबारा लेजिस्लेटिव पावर्स दे दिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से जो सेंट्रलाइजेशन बढ़ गया था उसे रिवर्स किया गया। यह प्रोसेस आगे चलता रहा और 1937 तक प्रोविंसेस को इंटरनल ऑटोनॉमी मिल गई। तो चलिए इस प्रोविज़न को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहले सारा कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के अंडर था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने यह रियलाइज़ किया कि लोकल गवर्नेंस के बिना भारत को एफिशिएंटली रूल करना मुश्किल है। इसलिए प्रोविंसेस को थोड़ी ऑटोनॉमी दी गई ताकि लोकल लेवल पर गवर्नेंस इंप्रूव हो सके, लेकिन असली पावर अभी ब्रिटिशर्स के पास ही थी। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस प्रोविज़न की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ब्रिटिश समझ गए कि पूरे देश को एक जगह से कंट्रोल करना मुश्किल है। लोकल इश्यूज का बेटर सॉल्यूशन तभी हो सकता था जब वो लोकल गवर्नमेंट को कुछ पावर देते। तो अब हम देखेंगे इस एक्ट का नेक्स्ट प्रोविज़न जो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो थ्रू दिस एक्ट न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड पंजाब। तो नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए 1862 में बंगाल पे, 1886 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज और 1897 में पंजाब पे। तो समझिए, पहले पूरा भारत एक सेंट्रलाइज्ड रूल के अंडर था। अब अलग अलग रीजन्स के लिए अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई। ये ब्रिटिशर्स के लिए भी कन्वीनियंट था क्योंकि अलग अलग एरियाज के लोकल इशूज़ को अलग हैंडल किया जा सके। लेकिन काउंसिल्स अब भी ब्रिटिश कंट्रोल में ही थी और उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी।
इस प्रोविज़न की ज़रूरत पड़ी क्योंकि एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरे देश को एफिशिएंटली गवर्न करना मुश्किल हो रहा था। हर रीजन के अपने अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो रीजनल काउंसिल से लोकल गवर्नेंस इंप्रूव हो सकता था। तो अब हम देखेंगे इस एक्ट का नेक्स्ट प्रोविज़न। तो दिस एक्ट अलाउड द वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर बेटर गवर्नेंस and it introduced the portfolio system, and according to the portfolio system council members were given charge of different department। तो इस प्रोविज़न में वाइसरॉय को रूल और ऑर्डर बनाने की पावर दी गई ताकि गवर्नेंस स्मूथली चले। पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे पहली बार लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में यूज किया था। इस पोर्टफोलियो सिस्टम के तहत वाइसरॉय के काउंसिल मेंबर्स को अलग डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया। पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभाग या मंत्रालय या फिर डिपार्टमेंट। यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब था कि वाइसरॉय के काउंसिल के हर मेंबर को अलग डिपार्टमेंट का जिम्मेदार बनाया गया। जैसे किसी को फाइनेंस, किसी को डिफेंस और किसी को लॉ का चार्ज दिया गया। ये सिस्टम गवर्नेंस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें हर मिनिस्टर अपने स्पेसिफिक एरिया का एक्सपर्ट होता है। आज भी इंडिया में मिनिस्टर के पास अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और आदि आदि। तो चलिए अब हमेशा की तरह हम समझते हैं कि इस प्रोविज़न को लाना क्यों ज़रूरी था। तो उस समय ब्रिटिशर्स ने सोचा कि एक ही इंसान के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना इनएफिशिएंट है, और अगर अलग मिनिस्टर अलग डिपार्टमेंट हैंडल करेंगे तो डिसीजन जल्दी और बेहतर लिए जा सकेंगे। अब हम देखेंगे इस एक्ट का नेक्स्ट प्रोविज़न। तो इस एक्ट के तहत वाइसरॉय कुड इशू ऑर्डिनेंसेज विदाउट काउंसिल अप्रूवल इन इमरजेंसीज एंड ऑर्डिनेंसेज हैड ए वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ्स। तो इस एक्ट के तहत वाइसरॉय बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की अप्रूवल के ऑर्डिनेंस पास कर सकता था। ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने की होती थी। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है आपातकालीन अध्यादेश या इमरजेंसी लॉ। ये लॉ टेम्पोररी होता था और सिर्फ 6 महीने तक वैलिड रहता था। आज भी इंडिया में प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, जो जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब इमरजेंसी में लॉ पास करने के लिए यूज होती है। तो अब सवाल उठता है कि इसकी ज़रूरत क्या थी। तो अगर कोई अर्जेंट सिचुएशन आए जैसे रिवोल्ट या अनरेस्ट, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस डिले ना हो, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने ये नोट्स एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी किताब के संदर्भ में तैयार किया है, ताकि आपको एक सुसंगठित और सटीक समझ मिल सके। तो आज हम लोगों ने देखा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो अगर ओवरऑल की बात करें तो ये एक्ट इंडियंस के लिए थोड़ा यूजफुल था, लेकिन असल पावर अभी ब्रिटिशर्स के पास ही थी। अगर इस एक्ट की एडवांटेजेस की बात करें तो पहली बार इंडियंस को लॉ मेकिंग काउंसिल में शामिल किया गया, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा सिर्फ नॉमिनेट किया गया था, उन्हें रियल पावर नहीं मिली थी। इस एक्ट से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, जिसमें बॉम्बे, मद्रास और बंगाल जैसी प्रेसिडेंसीज को अपने लॉज बनाने का थोड़ा अधिकार मिला। पोर्टफोलियो सिस्टम आया, जो आगे चलकर मॉडर्न मिनिस्ट्री सिस्टम का बेस बना। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इंडियन सिर्फ एडवाइजरी रोल में थे, कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। ब्रिटिशर्स का असली मोटिव अपना रूल स्ट्रॉन्ग करना था, ना कि इंडियंस को सही रिप्रेजेंटेशन देना। यह एक्ट इंडियंस के लिए एक स्मॉल स्टेप था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की तरफ, लेकिन ये असली डेमोक्रेसी नहीं था। ब्रिटिशर्स ने यह सिर्फ अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए किया था। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।